अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी आज की कहानी हमें अहमद भाई ने रावलपिंडी से भेजी है, तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। अरे ठीक है अम्मी जी, अगर आपको पसंद है तो ले ही लेते हैं, मैंने अपनी सास की बात को अहमियत देते हुए कहा। मेरा नाम मावरा है और हम रावलपिंडी में रहते हैं। ये वाकया हमारे साथ तब पेश आया जब मेरे ससुर फौत हो गए। मेरे जेठ और जेठानी ने हमारे घर को फरोख्त करने की कोशिश की। ये वो घर था जिसमें हम बरसों से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन अब वो वक्त आ ही गया था कि जब हम सबको ही सेपरेट होना था। लिहाजा ये घर बेचने के बाद हम सब लोगों ने अपने अपने घरों की तलाश करना शुरू कर दी। हमें क्या पता था कि घर ढूंढना कितना मुश्किल मरहला है। लिहाजा खुदा खुदा करके हमें आज ये घर पसंद आया था। इस घर से पहले हमने और कई घर देखे थे, लेकिन खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से हमें ये घर पसंद आया था। ये शहर से काफी दूर एक अलग थलग कॉलोनी थी। मकान जितना शानदार और मजबूत था, मालियत भी उसके हिसाब से बहुत कम थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये मकान मेरे शौहर और मेरी सास को बहुत पसंद था। हाँ बोलो नादिया, अब क्या कहती हो? अगर तुम्हें पसंद है तो खरीद ही लेते हैं, मेरे शौहर ने मेरी जानिब देखते हुए कहा। लेकिन मेरे लिए मेरी सास की पसंदीदगी अव्वल थी। खैर, हम सब लोगों की रजामंदी के बाद हमने वो घर खरीद लिया और अगले 15 दिन में हम अपने सामान समेत उस घर में शिफ्ट हो गए। ये घर 5 कमरों पर मुश्तमिल था, देखने में इंतहाई वसी और ईज और कीमत में भी माकूल था। मेरे जेठ और जेठानी अपने लिए अभी तक मकान ना तलाश कर पाए थे, लिहाजा अभी उन्होंने हमारे साथ ही रहने का फैसला किया और हमारे साथ ही शिफ्ट हो गए। हमारी गली में अभी 2 ही घर बने थे, बाकी प्लाट्स टुकड़ों की सूरत में मौजूद थे। बच्चों का स्कूल भी पास था और खरीदारी के लिए मार्केट भी 20 मिनट के फासले पर थी। लिहाजा हम वहां से जिंदगी की तमाम सहूलियात बआसानी हासिल कर सकते थे। हमारे घर के साथ ही एक घर खाली पड़ा हुआ था, ना तो इसे अभी तक किसी ने खरीदा था और ना ही रेंट पर चढ़ाया था। मैं इस बात पर हैरान थी कि इतनी बड़ी कॉलोनी में आखिर इतने कम घर क्यों हैं, और वो भी बड़े फासले पर बने हुए हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मामूलाती जिंदगी में मशगूल हो गई। जैसे जैसे मेरा वक्त यहाँ पे गुजर रहा था, वैसे वैसे मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। एक रोज मैं मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रही थी कि मुझे एक औरत मिली। उसकी आंखें कुदरती तौर पर गैर मामूली और चमकीली थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई अलग ही मखलूक हो। चलो, इतने दिनों के बाद कोई तो है जो इस कॉलोनी में मुझे मिला। मैंने उसे देखते ही सलाम किया और बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने ना तो मेरे सलाम का जवाब दिया और ना ही अपना हाथ मेरी जानिब बढ़ाया। यहाँ क्यों आई हो? वो एक लंबे मुंह वाली बूढ़ी औरत थी जो मुझे देखते ही चिल्लाई। उसके चेहरे पर जा बजा झुर्रियों ने इहाता किया हुआ था। कमर तक लंबे सफेद बाल किसी सांप की तरह लहरा रहे थे और उसकी नाक भी जरूरत से ज्यादा लंबी थी। मैं उसे इस लहजे की तवक्को ना कर रही थी, लिहाजा मैं हकलाई, ये सामने वाला घर मेरा है और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। मैंने घबराते हुए अंदाज में उस बुढ़िया को मुखातिब किया। क्या तुझे मालूम नहीं कि ये हमारी जगह है और हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं? वो औरत एकदम भयानक अंदाज में चिल्लाई और अपनी खूंखार निगाहें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। मैं सहम गई और एकदम से पीछे को हट गई। मेरे चेहरे पर एकदम से हवाएं उड़ने लगी और पूरे जिस्म पर लर्जा तारी होने लगा था। मैंने आज तक ऐसा गुस्सीला चेहरा ना देखा था। अचानक ही मेरे कानों में किसी दूसरी औरत की आवाज आई जो दूर से ही चलती हुई हमारी जानिब बढ़ रही थी। अरे ओ नूरी, रुक जा। शायद उस औरत ने पहले ही भांप लिया था कि ये मुझ पर हमला करने वाली है, लिहाजा उसने इस औरत को दूर से ही आवाज दी। नहीं अल्तमश, नहीं, ये हमारा घर है, हमारी जगह है, हम भला यहाँ किसी और को कैसे रहने दे सकते हैं? उस बुढ़िया ने दूसरी औरत को गुस्सीली नजरों से देखते हुए कहा। तुम जानती हो ना, हम इन लोगों से पहले भी अपना बहुत सा नुकसान करवा चुके हैं। नहीं, बस अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसे कहो यहां से चली जाए। उस औरत ने हतमी लहजे में कहा। अरे हाँ हाँ, मैं देखती हूं, तुम चुप रहो और यहां से वापस चली जाओ। दूर से आती हुई उस औरत ने मेरे साथ खड़ी हुई औरत को मुखातिब करते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे करीब आ गई। सुन लड़की, आज तो तुझे मोहब्बत से कह रहे हैं, लेकिन जिद ना करना, नहीं तो हम तुझे अपनी कौम से नहीं बचा पाएंगे। बस इतना कहकर वो दोनों औरतें हमारे साथ वाले मकान में घुस गई
बस उसी लम्हे एक 8 साल का बच्चा उस घर से निकलकर मेरी तरफ भागता हुआ आया। उसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और लंबे नोकीले दांत देखकर मैं एकदम चीख उठी। मैंने आज तक ऐसा बच्चा ना देखा था। मेरी उस चीख से पूरा कमरा गूंज उठा था और मेरे शौहर भी हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। अरे क्या हुआ यार, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। मेरे शौहर की आवाज मेरे कानों से टकराई और मैं हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ बैठी। हाँ हाँ, लगता है मैंने कोई सपना देखा है, मैंने अपने सर पर दुपट्टा लेते हुए कहा। मुझे तो जैसे अपने कमरे की दीवार में कोई फिल्मी मंजर नजर आ रहा था, जहां पर एक अजीब सी बस्ती बनी हुई थी और पीले जर्द रंग के छोटे छोटे से मकान भी थे। अजीबो गरीब शक्ल वाली न जाने कितनी औरतें वहां मौजूद थी, जो बड़े गुस्से से मेरी जानिब देख रही थी। मैंने घबराते हुए दीवार की जानिब इशारा किया, लेकिन मेरे शौहर मेरी इस हालत को समझ ना पाए। अरे यार क्या हुआ, तुम तो बड़ी बुखलाई हुई नजर आ रही हो, लगता है तुमने कोई बहुत ही बुरा सपना देख लिया है। उन्होंने साइड टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इतने में मेरी सास भी उठ बैठी। अरे क्या हुआ बेटा, कल से मेरी चारपाई तेरे साथ पड़ी हुई है, तू दीवानगी में औल फौल बकती जा रही है। अम्मा अम्मा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बहुत ही खौफनाक औरत मेरे ख्वाब में आई। अजीब सर्द रंग के घर थे और वहां पे शायद परियां या कोई चुड़ैलें थी। मैंने बड़ी मुश्किल से थूक निगलने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरा गला खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। अरे क्या बावली हो गई है, परियां और चुड़ैलें, और वो भी यहां, मेरी सास ने तेज आवाज के साथ कहा। अरे अरे अम्मी, आप जाने दे इस बात को, लगता है ये ख्वाब में डर गई है, मेरे शौहर ने फौरन ही मेरा दिफा करते हुए कहा। खैर सुबह होते ही सब कुछ मामूल पर आ गया और मैं अपने काम में मगन हो गई। आज मुझे और मेरी सास को मार्केट जाना था। मौसम काफी हद तक चेंज हो चुका था और सर्दियों की आमद आमद थी, लिहाजा मैं और मेरी सास शॉपिंग के इरादे से मार्केट चले गए। मैंने और मेरी सास ने अपने लिए नई शालें ली और बच्चों के लिए स्कूल के यूनिफॉर्म खरीदे। इसके बाद वहीं लगे हुए एक स्टॉल पर हम दोनों सास बहू ने जुराबें देखना शुरू कर दी। इतने में मेरी सास को साथ वाले स्टॉल से एक सूट पसंद आ गया और वो उस स्टॉल की जाने बढ़ गई, जबकि मैं वहीं खड़ी रही। तुमसे कहा था ना कि यहां से चले जाओ, लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। जर्द लिबास में मलबूस एक 70 साल औरत मेरे पास खड़ी थी और अपनी खूंखार आंखों से मेरी जानिब देखी जा रही थी। मैंने जैसे ही अपना चेहरा बाएं जानिब किया तो उसे देखकर जैसे मेरे होश उड़ गए। ये वही औरत थी जो उस रोज मुझे अपने घर के पास मिली थी। उसे देखते ही मेरा खून खुश्क हो गया और जो रात वाला ख्वाब मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी, मुझे सब याद आने लगा। मेरे दिमाग को एक जोरदार चक्कर आया और मैं नीचे गिरने ही वाली थी कि मेरी सासू माँ ने आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। अरे अरे बेटा क्या हुआ, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। वो बेचारी हाँफते कांपते मुझे गाड़ी तक ले आई थी, जहां मेरे शौहर पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। बस उस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी इस कंडीशन को देख के घर के तमाम लोग बहुत परेशान थे, खसूसन मेरे बच्चे। वो तो हवास बाख्ता नजर आते थे। मैं जब भी अपने कमरे में अकेली बैठती तो कमरे की सामने वाली दीवार पर वही अजीबो गरीब मंजर चलने लगता और मुझे वो अजीबो गरीब सी बस्ती दिखाई देने लगती, जहां पर मुझे भूत और चुड़ैलें वाज़ेह नजर आती थी। मैंने अपनी सास और शौहर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मेरी बात का यकीन न किया। अगले रोज जैसे ही मेरे शौहर ऑफिस के लिए घर से निकले तो एक औरत ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। अरे सुनिए, उस औरत की आवाज सुनते ही मेरे शौहर के कदम खुद ब खुद रुक गए और उन्होंने अपना चेहरा घुमाकर उसकी जानिब देखा। वो एक खूबसूरत चेहरे वाली औरत थी जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरे शौहर के सामने आई थी। वो आपसे पूछना यह था कि अब आपकी बेगम कैसी हैं? उसने अपने एक दुपट्टे का किनारा अपने दांतों तले दबाते हुए कहा, मगर उसके मुंह से इस गैर मुतवक्का जुमले को सुनकर मेरे शौहर सटपटा गए। जी, आप मेरी बीवी को कैसे जानती हैं? वो बौखला से गए। क्या आप हमारे घर गई थी? उन्होंने सवालिया नजरों से उस औरत की जानिब देखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं साहब, मैं वहां नहीं गई। हमारे घर एक मुलाजमा है, वही मुझे बता रही थी कि आपकी बेगम का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं और वो पागलों जैसी हरकतें करती है। अरे नहीं बहन, मेरी बेगम बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जल्दी से उस औरत की बात को काट दिया। बस नए घर लेने की वजह से थोड़ी अपसेट जरूर है, बस कुछ ही दिनों की परेशानी है।
वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरे शौहर ने हतमी लहजे में जवाब दिया। उनका ये जवाब सुनकर वो औरत मुस्कुराई। अच्छा तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं, आप उसकी बात मान लीजिए और इस घर को छोड़ दें, नहीं तो आप नुकसान उठाएंगे। अपनी बीवी की बात मानने में ही आपका फायदा है। अब की बार उस औरत ने एक जोरदार कहका लगाया। उसके इस कहकहे से मेरे शौहर हड़बड़ा गए और वहां से निकलने में ही आफियत जानी। शाम को जब वो ऑफिस से घर में दाखिल हुए तो बहुत थके थके लग रहे थे। शायद वो सुबह वाली बात को भूल चुके थे। अरे भाई, साथ वाले हमसायों की शादी है और हमें पता भी नहीं। अरे जरा ये तो देखो, कितनी खूबसूरती से सजाया है उन्होंने घर को। उन्होंने उस खाली मकान की जानिब इशारा करते हुए कहा। उस घर से कुछ औरतों की आवाज आ रही थी जो न जाने कौन सी जबान में गुनगुना रही थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि कुछ समझ पाए, लेकिन ये सब हमारी समझ से बाहर था। खैर, अगली ही सुबह मेरे शौहर ने नाश्ते की मेज पर उस औरत का जिक्र छेड़ दिया। मैं बड़ी हैरत ज़दा होकर अपने शौहर की बातें सुन रही थी। हो ना हो, ये वही औरत होगी, वही नूरी जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने अपने शौहर को मजीद परेशान न किया और उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। उस दिन हस्बे मामूल मेरे शौहर ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए और मेरी सास किचन में काम करने के लिए चली गई। मेरे दिल को अंदर अंदर से ही नूरी का खटका लगा हुआ था। न जाने क्यों बार बार मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो औरत मेरे घर में घुस आएगी। मैंने आयत करीमा पढ़ी और बहुत सारी कुरानी आयात भी। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे कि मेरे शौहर एक गैर मुतवक्का शख्स को अपने साथ लेकर घर में दाखिल हुए। दिखने में ये कोई बुजुर्ग मालूम होते थे। लंबी सफेद दाढ़ी और सर पर भी सफेद टोपी थी। उनके आते ही जैसे हमारे पूरे घर में खुशबू सी फैल गई थी। हमारे घर में दाखिल होते ही उन्होंने मेरे शौहर को मुखातिब किया। अरे बेटा, अपने तमाम घर वालों को यही बुला लो ताकि मैं एक ही बार में सबको देख लूं। बस इतना कहकर वो बड़ी खामोशी से तस्बीह को अपने हाथों में घुमाते हुए सोफे पर जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद हम सब लोग उनके पास जमा हो गए, लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए कोई पढ़ाई कर रहे थे। अचानक एकदम से उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ मुखातिब हुए। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें मेरे ऊपर टिकाते हुए कहा, जबकि मैं बाकायदगी से उनकी निगाहों में घूर रही थी। शायद उनकी आंखों में एक अजीब सी ताकत थी जिसके जेरे असर में महव हो चुकी थी। हाँ, चलो बताओ मुझे। अरे बाबा जी, ये मेरी बीवी है। मेरे शौहर ने उन बाबा को मेरा तारुफ कराते हुए बोला, लेकिन बाबा जी ने मेरे शौहर को खामोश रहने का इशारा किया। तुम चुप रहो, मैं खुद ही इससे सब कुछ पूछ लूंगा। उन बुजुर्ग ने मेरे शौहर को सख्ती से मना किया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। हाँ बताओ, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आई हो और क्या चाहती हो? उनके हाथों में तस्बीह बाकायदा घूम रही थी। अगले ही लम्हे मुझे अपना पूरा जिस्म कपकपाता हुआ महसूस हुआ और मैं अपने आपे से बाहर होने लगी। मैं जानता हूं तुम नूरी हो और तुमने इस मासूम बच्ची को अपने बस में किया हुआ है। ये मेरा घर है और मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। अचानक ही मेरे मुंह से एक अजीबोगरीब आवाज बरामद हुई, जिसे सुनकर मैं खुद भी घबरा गई। मैं सदियों से यहाँ रह रही हूँ, मगर ये लोग यहाँ आकर काबिज हो गए हैं। मैं ये बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे मुंह से एक फैसला कुन आवाज बरामद हुई। मैं जानता हूँ कि तू सदियों से यहाँ रह रही है, मगर ये लोग अब ये घर खरीद चुके हैं। अब तू यहाँ रहने की नहीं। तुझे चाहिए कि ये जगह छोड़कर कहीं और चली जा और अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढ ले। नहीं, हरगिज नहीं। मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर ये लोग यहाँ रहे तो इन्हें मरना होगा। ये घर सिर्फ मेरा है, यहाँ मैं रहती हूँ अपने बच्चों समेत। लेकिन बाबा जी ने मेरी इस बात का कोई जवाब ना दिया और अपनी आंखें बंद कर पढ़ाई करने लगे। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कब बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो सारे घर वाले मेरे पास ही थे और वो बाबा जी भी। बेटा, तुम लोगों को ये घर छोड़ना होगा, बाबा जी ने मेरे शौहर की तरफ देखते हुए कहा। जिस प्रॉपर्टी डीलर ने तुम्हें ये घर बेचा है, वो ये बात बखूबी जानता था कि ये जगह बहुत वजनी है और यहाँ पे आसेब रहते हैं, इसलिए उसने ये घर तुम्हें सस्ते में बेचा है। शायद तुम लोग नहीं जानते कि यहाँ पहले एक कब्रिस्तान था, जिस पर इन लोगों ने कब्जा करके यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बना दी। यहाँ पर कोई एक चुड़ैल या जिन भूत नहीं, बल्कि पूरी बस्ती आबाद है।
اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم جلد سے جلد یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، نہیں تو کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ بس اتنا کہہ کر بابا جی وہاں سے چلے گئے اور ہم سب لوگ پریشانی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ان کے گھر سے جاتے ہی میری ساس نے فوراً ہی اپنا بوریا بستر سمیٹا اور ہم سب کو بھی وہاں سے نکلنے کا کہا۔ میں اپنی ساس، شوہر اور بچوں کو لے کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی اور وہی مکان لے کر رہنے لگے۔ وہ گھر آج بھی ہمارا ہے، لیکن اس پر اب بھی جنات کا قبضہ ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہم کبھی بھی پلٹ کر اس گھر کی جانب نہیں گئے، لیکن مجھے آج بھی اس بات پر افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کر کسی کا بھی نقصان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اس پراپرٹی ڈیلر نے ہم سے بولا تھا، اس گھر پر آج بھی فار سیل کا بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن وہ اب تک فروخت نہیں ہوا۔ خیر جو بھی ہے، میں آپ لوگوں سے اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ جب بھی کوئی گھر لیں تو پہلے اچھی طرح سے تسلی کر لیں کہ وہاں پہ کوئی غیر مرئی طاقتیں تو نہیں رہتی جو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے اور میں نے بھلائی کی نیت سے ہی آپ لوگوں کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کیا ہے۔ میں آج بھی جب نوری کو یاد کرتی ہوں تو روح تک کانپ جاتی ہوں۔ خدا ہم سب کو اس جیسی مخلوق سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔